अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ा हुआ है उनको अंदाज़ा है, जिनको नहीं पता तो मेरी क्लास की तरतीब ये है कि क्लास शुरू करता हूँ मैं दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो कल नहीं थे, आज हैं? अच्छा, और कितने हैं जो कल थे, आज नहीं हैं? 4 हैं ऐसे। अच्छा, पहले ना आप पढ़ाई शुरू करनी है, लेकिन 1-2 नसीहतें सुन लें, फिजिकल स्टूडेंट्स भी, और 1-2 नसीहतें ये खास तौर पे ऑनलाइन वालों के लिए। वैसे तो उम्मीद यही है कि पीआरसी में पास हो ही जाते हैं लोग, तो ये इतने ही रहेंगी, उम्मीद है। मतलब रिजल्ट के बाद भी उम्मीद है कि लोग कंटिन्यू कर लेंगे। और ये जो एंड तक लोग मौजूद हैं, देखिए हमारी कौम में रश लगना कोई मसले वाली बात नहीं है। आप ऐसी कोई सड़क पे कोई कहीं खड़ा होकर देख भी रहा होगा ना, तो उसके पास रश लग जाएगा कि देखो कहाँ देख रहा है। तो रश लगना तो कोई मसला है ही नहीं। तो इसलिए अगर ये रश सिर्फ इसलिए लग गया क्योंकि देखे जरा क्या होता है, तो रश लगना मसला नहीं है। आपने लगा दिया रश, आप पीछे तक यहाँ बैठ गए। लेकिन अगर वाकई पढ़ना है ना, तो बेटे मुश्किलें आपको जरूर होंगी। जैसे जो दूर बच्चे बैठे हुए हैं उनको ये क्लियर तो नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे? वो पीछे वाले जो बैठे हुए हैं, क्लियर नजर आना क्या होता है मतलब? अच्छा, बाकी जो इस स्क्रीन के पार बैठे हुए लोग हैं, तो ये बोर्ड और मैं क्लियर है ना? कल थोड़ा बहुत तो मैंने बोर्ड पे लिखा ही था। और ये जो स्क्रीन से इधर आगे आगे बैठे हुए, इनको भी बोर्ड नजर आ रहा होता? ठीक, आवाज भी एंड तक पहुंच रही है, सांस भी आ रहा है। वैसे तो अब सर्दियां ही रहनी है सेशन एंड तक, मुनासिब ही होते हैं वैसे, जनवरी एंड तक सर्दियां ही होती हैं। और अभी भी मौसम बेहतर तो होने लग ही गया है, तो इतना मसला तो नहीं होगा। ये पंखा क्यों चला हुआ है? क्या एसी नहीं चल रहा है रेहान? तो पंखा आप में से किसी ने चलाया क्या? अच्छा, चला रहने दे, चला रहने दे। अब ये जो आप बैठे हैं ना, इसमें आपको मुश्किलें बिल्कुल होंगी। आप रश है उसमें, ऑब्वियसली स्टूडेंट समझता है कि टीचर के साथ कनेक्शन नहीं है, वो डिस्कनेक्ट समझता है अपने आप को। मैंने कोशिश तो बेटे करनी है सबको पढ़ाने के लिए। दूर दूर तक मुझे फेशियल एक्सप्रेशन नहीं पता चल रहे, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ पूरी सब बच्चों तक पहुंच जाऊं। तो मेरी तरफ से जो कोशिश हो सकती है वो मैं करूंगा। आपने वो एंड पे बैठे हुए भी जो लोग अगर पूछना चाहें तो मुझे पूछे, मैं सबको समझाऊंगा। और कभी कभी कोई काम सवाल करने को दिया होता है तो मैं क्लास के टूर पे भी निकल जाता हूँ, पास जाके भी देख लेता हूँ कौन कहाँ कैसे प्रेजेंट कर रहा है। तो मैं तो कोशिश करूंगा, लेकिन आपकी तरफ से भी सपोर्ट होगी तो आप सीखेंगे। अगर आप ये सोचते रहेंगे क्या यार इतने रश में बैठ गए, तो फिर उससे नुकसान आपको है। तो रश में बैठे हैं, ठीक है, आपने फैसला किया है, उसको बेहतर बनाने के लिए मैं भी कोशिश कर लेता हूं, आप भी कोशिश कर लें। जिसको जो मुश्किल हो रही हो मुझसे पूछ लिया करे, देखने में मसला हो रहा है बता दिया करे, लेकिन इन्वॉल्व आपको खुद होना पड़ेगा बेटा। पढ़ना है तो खुद होना पड़ेगा इन्वॉल्व। इसी हवाले से वैसे तो फर्क कोई नहीं पड़ना मेरे कहने से, लेकिन चलें कह देता हूं, शायद 2-4 को फर्क पड़ जाए। ये जब रश होता है ना क्लास में, तो एंटर होते हुए भी लाइन लगा के रश ही होता है। और उसमें होता क्या है कि एक जाबाज जो पहुंच जाता है, वो एक सीट पे बैग, दूसरे पे खुद, तीसरे पे अपनी एक टांग, चौथे पे कैलकुलेटर, पांचवे पे रजिस्टर। तो ये वो सारे दोस्तों की लाइन हो गई। अब वो दोस्त वो हैं जो आराम से भी कैंटीन में बैठे हुए हैं, और ये मुलाजिम थे जो दोस्तों के लिए यहाँ पर यहाँ सीट कवर करने आ गए। तो वो जो बेचारा इतनी देर से लाइन में लगा हुआ है और धक्के खा के अंदर आ रहा है। अच्छा, ये मैं मुखातिब लड़कों कर, लड़कियां भी ऐसी होती हैं, ये मैं सबको कह रहा हूं। तो आप लोग ना ये सीट रखने वाला काम ना करें। और क्योंकि ना इसमें फिर लड़ाई भी पड़ती है। कोई किसी को पता होगा कि सीट किसी ने रखी हो, आके बैग उठा देगा, फिर लड़ाई बढ़ जाएगी, जवान बच्चियां लड़ाइयां हो जाती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप सीट ना रखा करें। जो आ रहा है पहले वो वाकई अपनी जगह पे बैठे अपने हिसाब से, बाकी लोग ना रखें ना सीट यार, दरखास्त ही कर सकता हूं। अच्छा, ये तो हो गई आप जो सामने बैठे हैं। एक जो ऑनलाइन वाले हैं वो, और आप भी आजकल ना बहुत ज्यादा ग्रुप्स के अंदर भी मुझसे पर्सनल भी बच्चे बात कर रहे होते हैं। हमारे लिए मॉरलिटीज, चलो हलाल हराम तो बहुत बात की बात है, अभी मैं इतनी शुरू शुरू में नहीं डराता आपको चीजों से, लेकिन चलो मोरालिटी की भी बात कर लें। हमारे नजदीक अब ये बहुत आम हो चुका है, बहुत आम, कि चोरी को मसला ही नहीं है। कोई चोरी तो मसला ही कोई नहीं है भाई, ये तो खिदमत खल्क है। तो ये जो वीडियो लेक्चर्स है ना, ये कॉलेज का एक प्रोडक्ट है और कॉलेज का ये एसेट है। ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे, या आपने अगर कोई पेपर ऑनलाइन किसी भी टीचर से पढ़े हो, तो वो आपको यूएसबी में सारे लेक्चर देते हैं, ये लो आपके हैं, अपने खानदान को सुनाओ जाके। हैं, एक पोर्टल होता है, उस पर ये सारे लेक्चर्स रखे होते हैं, और आपको वहां जाने के लिए एक लॉगिन मिल जाता है। ये ऐसे ही है जैसे आपको एक लाइब्रेरी में पहुंचने के लिए, एक स्टडी रूम में पहुंचने के लिए एक की मिल गई है कि जाएं आप वहां यूज करें। अब वो बच्चे, चीते तो सारे होते ही हैं, मसला ही कोई नहीं है, बड़े आराम से, टेक्नोलॉजी के पास तो कोई कमी नहीं है, बड़े आराम से ये वीडियोस जैसे भी
इसको रिकॉर्ड करके किसी भी तरीके से, उसके बाद कुछ तो इसको बाकायदा बेचते हैं और कुछ खिदमत खल्क समझ के अवाम में बांट देते हैं। और जो खिदमत खल्क समझ के अवाम में बांटते हैं उनको लगता है कि वो बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, और जो बेचते हैं उनको लगता है कि ये बिजनेस, इसमें क्या है। और जो खरीदने वाले लोग हैं वो उनसे क्यों खरीद लेते हैं, उनको लगता है जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता जी। तो फिर ऐसा करें कि बैंक में इकट्ठे होकर डाका डालें सारे। अफोर्ड नहीं कर सकते ना, जिंदगी की बहुत सारी चीजें जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर डाका डाल लेते हैं ताकि फिर हम आराम से चीजें अफोर्ड करना शुरू कर दें। तो बेटे कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी होती है कि अफोर्ड नहीं कर सकता, चोरी वाली चीज खरीदें। फिर वो अपने माँ बाप जो बहुत मेहनत के साथ सफेद पोशी के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं, यानी जिस बाप ने कभी बच्चों को भी फील नहीं होने दिया होता कि वो कितनी मुश्किल से खर्चा पूरा कर रहा है, बच्चा क्या करता है, इश्तिहार लगा रहा होता है बाप का, मैं जरूरतमंद हूं, मेरे अब्बू अफोर्ड नहीं कर सकते, सर मेरे अब्बू गरीब आदमी है। वो अब्बू बेचारे को पता भी नहीं उनके साथ हो क्या रही है, वो कितने हीरो बन चुके हैं इसके अब्बू, जगह जगह पर वो गरीब 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 गरीब, उसके अब्बू जो है ना पब्लिक हो गए, उनके अब्बू को पता भी नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है। वो बेचारे सफेद पोशी के अंदर मेहनत कर करके आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोग अपने घर वालों की गुर्बत कह के सेल कर रहे हैं जी मैं गरीब हूं जी मजबूर हूं। बेटे इस तरह ना गिराएं अपने आप को, अपने वालिदैन को। हाँ, बहुत सारे ऐसे अच्छे बच्चे होते हैं जिनके पास अल्लाह की बांट है, नहीं है रिसोर्सेज, तो अगर उनमें खुलूस हो अल्लाह रास्ता बना देते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो रिसोर्सेज ना होने की वजह से काबिल होते हैं, उनका अल्लाह कहीं ना कहीं से ऐसा जरिया बनाते हैं जिनमें उनकी तजलील भी नहीं अल्लाह करते, अल्लाह तजलील करते ही नहीं। हाँ, अल्लाह ताकत रखते हैं, जिसको चाहे इज्जत दें, जिसको चाहे जिल्लत दें, लेकिन जिल्लत भी जिसको दे रहे होते हैं उसकी हरकतों की वजह से दे रहे होते हैं। तो इसलिए अगर वाकई किसी बच्चे का कोई जेन्युइन वाकई फाइनेंशियल मसला हो तो मुखलिस लोगों से बात की जा सकती है। मैं कई बच्चे करते हैं, टीचर से रब्ता करते हैं, और मैं जब भी किसी बच्चे को कहता हूं तो मैं कहता हूं जी उधार ले लो मुझसे, वो वहीं से भाग जाता है, भाई मुफ्त में करना है तो करें। हालांकि उधार लेने में ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है, कम से कम ये तो है कि मैं कल को वापस करूंगा। तो इसलिए वो बच्चे जो जेन्युइनली पढ़ने वाले हैं, और देखिए सबको पता है इस वक्त पिछले एक साल से इकोनॉमी के क्या हालात हैं, सबको पता है, आपको पता है आपके पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, सब जानते हैं इन हालात को। तो उसमें बिल्कुल नेचुरल है कि फाइनेंशियली कुछ लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह के मसाइल का शिकार हैं भी तो अल्लाह से मांगे, और जो मुखलिस लोग आपके कॉन्टेक्ट में हैं उनसे बात करके देखें, लेकिन ये चोरी को आगे मत बढ़ाएं। अब ये तो मैं आपको एक इखलाकन समझाने की बात कर रहा हूं। अब ये काम चूंकि बहुत बढ़ रहा है तो मैं आपको टेक्निकल बात भी बता रहा हूं, इस पर डेफिनेटली एक्शन लेने की कोशिश की जा रही है, और उनमें मुख्तलिफ कामों के साथ साथ एक काम आई कैप को इन्वॉल्व करना भी है। अब आप सोचिए वो बच्चे जो शुगल मेले में, क्योंकि आई कैप एक प्रोफेशनल इदारा है और उनके पास एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला है इस बात पे कि कोई चीज अगर अनइथिकल साबित हो रही है तो बच्चा वो क्या कहते हैं उसको, डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। तो क्यों ऐसी हरकत में पड़ के अपने आप को खराब करते हैं। इनमें बायर सेलर दोनों शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी चीज में एफआईए इन्वॉल्व होता है, और आई एम टेलिंग यू इसमें एफआईए इन्वॉल्व है, जब भी इन्वॉल्व होता है ट्रांजैक्शंस की ट्रेल में पैसे देने वाला लेने वाला सब बीच में रगड़े जाते हैं। तो आप ना इन चीजों का, जो वाकई फितरतन लेजेंड्स हैं, एडवेंचर करके जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उनके साथ तो चलें आगे जो भी होगा जिंदगी में, लेकिन जो नई इस तरह के कामों में पढ़ना चाहते हैं, तो पहले मैं आपको मोरल बात बता रहा हूं कि बेटे ये चोरी जो है ना, इसमें बरकत कभी भी नहीं होती। चोरी में बरकत नहीं है। आप अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए आपने चोरी का लेक्चर ले लिया। आप उस चोरी के लेक्चर से वो जो पैसे दे के लेक्चर में एक अटेम्प्ट में पास कर सकते थे, आप शायद 4 अटेम्प्ट लगाना शुरू कर दें, बल्कि जिंदगी भर वो पेपर पास ना कर पाए। बरकत नहीं होती गंदे कामों के अंदर। तो इसलिए जो वाकई जेन्युइन बच्चे हैं वो इन हरकतों में ना पड़े। इनमें चोरी के लेक्चर भी शामिल हैं, चोरी की किताबें भी शामिल हैं, वो भी उसी का हिस्सा है। तो इसलिए आप ना पढ़ें इन कामों के अंदर। हाँ, अगर आप मुझे ये आगे से सामने बैठे तो खैर बच्चे नहीं जवाब देंगे, अच्छे तमीजदार बच्चे ही होते हैं, लेकिन अगर कोई आगे से ये जवाब देगा जी आपके लैपटॉप के अंदर भी जो विंडोज इंस्टॉल्ड है वो पायरेटेड है, तो वो तो आईटी से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक मसले सिस्टम में चल ही रहे हैं, लेकिन अगर कहीं पर किसी बॉर्डर पे इंपोर्ट की बजाय स्मगलिंग का रास्ता खुला हुआ है, वो चैनल से होते 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 एक दुकानदार के पास वो सामान कहीं से वाकई खरीद के पहुंच रहा है, तो उस दुकान पे इसलिए कह के चोरी कर लेंगे कि फलाना बॉर्डर खुला हुआ है। तो इसलिए आप जिस सिस्टम का हिस्सा हैं, जो बिल्कुल क्लियर कट कहा जा रहा है कि कॉलेजेस की प्रॉपर्टी है, तो उसका हिस्सा ना बने। मोरल बात। और आपके लिए वाकई मुखलिस मशवरा है कि इस पे जरूर एफर्ट हो रही है मुख्तलिफ कॉलेजेस की तरफ से। आई कैप भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, और वो बच्चे जो इसमें वाकई पकड़ में आएंगे, पहले भी पकड़ में आते थे लेकिन छोड़ देते थे, आज से 2 साल से काम चल रहा है, बच्चे पकड़ में आते थे, वो आके माफी मांगते थे, छोड़ देते थे, लेकिन ये काम बढ़ रहा है, तो इसलिए आई कैप भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। अब इसमें जो भी खरीदने बेचने वाले बच्चे रगड़े जाएंगे, फिर वो रोते रहेंगे सारी जिंदगी। तो जो भी समझदार बच्चे हैं वो ना पड़े इन हरकतों के अंदर, और अपने आप को जस्टिफिकेशन ना देके मैं गरीब की औलाद हूं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं। चलिए ठीक है, बस ये बताना था। अच्छा, मुझे अभी 2-3 दिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं आपको, और किताब अगले वीक हो लाजमी। अभी चल नहीं है, नहीं ली अभी कोई बात नहीं, अगले हफ्ते ले लें, लेकिन अगले हफ्ते चाहिए होगी मुझे, अगले हफ्ते हो आपके पास। कॉस्ट का पेपर न्यूमेरिकल है, शरीर न्यूमेरिकल है, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा कि कितना कितना इसमें अंग्रेजी में भी आंसर करना हो सकता है। पेपर बहरहाल 100 मार्क्स का है, और पेपर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। अच्छा, सिलेबस के लिए भी आप ज्यादा छोटे हैं, अभी मैं आपको सिलेबस नहीं बता रहा, तो 2-4 दिन 5 दिन बाद बताऊंगा, और ग्रेड्स का ब्रेकअप भी तभी बताऊंगा। अभी फिलहाल बस इतना काफी है इंट्रोडक्शन के लिए कि 2 सेक्शंस का पेपर होता है, 50 मार्क्स।
इसमें अच्छा ये रूल नहीं है जो लिखने लगा हूं, अभी तक की प्रैक्टिस है। 6 क्वेश्चंस होते हैं, 5 से 10 मार्क्स ईच, और इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, 15 से 20 मार्क्स ईच। ये अभी तक की तरतीब है, ये कोई रूल नहीं है कि 9 ही क्वेश्चन होंगे पेपर में, 10 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। लेकिन अभी पिछले अगर 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट जब से ये 2-2 सेक्शन बने हैं 50-50 के, तब से बात कर रहा हूं, उससे पहले 2 सेक्शन नहीं होते थे। तो उसके बाद से तरतीब ये चल रही है कि शॉर्ट क्वेश्चन, इनको शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, इनको लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ए में होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें एमसीक्यूज नहीं होते, कॉस्ट में एमसीक्यूज नहीं होते। तो छोटे क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, मैक्सिमम 10 नंबर का, और ये 3 क्वेश्चन होते हैं 17 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, इस तरह के। किस ग्रिड में कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ अर्से बाद बताऊंगा। और ये मैंने कल बात की थी, रिपीट कर देता हूं कि मेरी जो टोटल पढ़ाई है ना, वो इन 2 चीजों में है, लेक्चर नोट्स और पैक की बुक। मेरे लिए टोटल ये। अगर कोई बहुत बड़ा चीता चीती है जिनको आईकैप की किताब पढ़ने का बहुत ही शौक है, अच्छी बात है, किताब पढ़नी चाहिए, अगर पढ़ना चाहे तो आपकी मर्जी है, मैं रिक्वायर नहीं कर रहा, ये आपकी मर्जी है। लेकिन इतना जरूर रिक्वायर कर रहा हूं कि जो ये काम करना चाहे वो अभी ना करे। मैं जिस टॉपिक को जब प्रैक्टिस समेत कंप्लीट करूं, उसके बाद आईकैप की बुक से पढ़े। ये ना हो कि मेरे साथ भी चैप्टर शुरू किया हुआ है और आईकैप की बुक से पढ़ना शुरू किया और ना इधर का ना उधर का। तो इसलिए अगर कोई आईकैप की बुक पढ़ना चाहता है तो फिर मेरा टॉपिक खत्म करने के बाद पढ़ना। और मैंने किया भी ये हुआ है, इसीलिए जिन्होंने अगर बुक खरीद ली है तो मैंने ना इंडेक्स में ये साथ रिलेट किया हुआ है कि मैंने जो टॉपिक का नंबर अपनी बुक में चैप्टर रखा है, आईकैप की बुक में वो चैप्टर नंबर कौन सा है, ये मैंने बुक में अपनी लिखा हुआ है, ताकि जब जब मैं टॉपिक खत्म कर लिया करूं किधर गया, कसम से लिखा था मैंने, हाँ लिखा, ये शुरू ना दूसरे चौथे पेज पे होगा, टेबल ऑफ कंटेंट। उसमें मैंने ना साथ आईकैप के भी चैप्टर मेंशन किए हैं। तो जब आप कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया करें और उसके बाद आईकैप की बुक से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, रिक्वायर नहीं कर रहा मैं आईकैप की बुक पढ़ना। तो मेरी तरफ से टोटल ये, इससे रिलेटेड आप बताएं, आपने कुछ पूछना है पहले तो पूछें, फिर कॉस्ट पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने कल बताया था कॉस्ट मुश्किल है, चलिए अब बता देता हूं, कॉस्ट बहुत मुश्किल है, मुश्किल पेपर है। FR1 पास करना ज्यादा मुश्किल है, कॉस्ट पास करना FR1 से आसान है, कॉस्ट का रिजल्ट FR1 से बेहतर होता है, लेकिन समझना, सवालों में उस बात को अप्लाई करना, वो कॉस्ट ज्यादा मुश्किल है। इन शॉर्ट एक मुश्किल सब्जेक्ट है कॉस्ट। चलिए आगे, इनमें से बताएं कोई सवाल किसी का पढ़ाई के मटेरियल से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड, कोई मसला, कोई तकलीफ, कोई इवन के अगर कोई अभी तक पेपर नहीं सिलेक्ट कर पाया है उसमें बेशक कोई पूछना चाहे। अच्छा जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो आप लोग रजिस्टर पे लिखिए। अल्लाह ने वैसे दिमाग को इतनी सलाहियत दी हुई है कि आप ना मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे टास्क कर रहे होते हैं। तो जो चीज बहुत गहरी समझाने वाली है और उसमें आप साथ लिख के नहीं अटेंशन दे पा रहे तो पहले समझें, फिर मुझे कहें रुक जाएं, मैं रुक जाऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा। मैं वैसे भी ना मिटाने से पहले रुक जाता होता हूं। और अब जैसे इसमें तो बहुत टेक्निकल था ही नहीं समझने के लिए, इस तरह की चीजें साथ साथ लिख लिया करें। लेकिन अगर कोई साथ नहीं लिख सकता, बाद में लिखना चाहता है, तो मुझे बताना, मैं रुक जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा, मैं मिटा के आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे रोक रोक के चलना, नोट करना हो किसी ने बाद में, फिर रुक जाया करना हो। कुछ बच्चे ना ऐसे भी करते थे, ये भी सब बच्चों के लिए नहीं है, कि वो जो मैं सवाल सोल्यूशन बोर्ड पे करता था वो उसको उस वक्त रजिस्टर में नोट नहीं करते थे, वो घर जाकर उसको फिर डिटेल से खुद सॉल्व करते थे। लेकिन ये सब बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं वो फोटोग्राफर बनना चाहते थे, तो गलती से सीए में आ गए, उनका रोज काम होता है क्लास के एंड पे बोर्ड की तस्वीरें खींचना। अब वो तस्वीरें खींच के उसका क्या होता है पता नहीं, करते भी हैं कुछ नहीं करते हैं। तो इसलिए तस्वीरें खींचने वाले ना बनना, नोट लिख के रिकॉर्ड करना। अच्छा मैं पर्सनली इसका कोई बुरा नहीं मनाऊंगा, अगर कोई अपने मोबाइल में कोई मेरी वॉइस रिकॉर्ड कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है इस पे, कि घर जाके दोबारा सुन ले, मुझे कोई हर्ज नहीं है इसमें। और कोई लेक्चर नोट से रिलेटेड सवाल, और सवाल तो पूछना चाह रही थी मेरी भी, और सवाल किसी, अच्छा चलिए कुछ नहीं पूछना। अच्छा अभी ना प्रोबेबली 3 क्लासों में, 4 भी हो सकती हैं, वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अभी 3-4 क्लासेस के अंदर मैं ऑफिशियली कॉस्ट का सिलेबस शुरू नहीं कर रहा, मैं आपको ना कुछ बेसिक कैलकुलेशन सिखाने लगा हूं, कुछ टर्म्स सिखाऊंगा। उनमें से कुछ चीजें आपने इंट्रो में पढ़ी होंगी, इंट्रो टू बिजनेस में भी हो सकता है, इंट्रो टू काउंटिंग में भी हो सकता है। तो कुछ चीजें बताऊंगा जो कॉस्ट में मैंने इस्तेमाल करनी है, उसके बाद फिर मैं ऑफिशियली शुरू करूंगा, ये चैप्टर 1 अब पढ़ाने लगा हूं। तो उससे पहले अभी मैं आपको कुछ बेसिक कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स बताने लगा हूं। अभी फिलहाल ये बुक में नहीं है, कुछ
कुछ टर्म्स हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ परसेंटेजेस की कैलकुलेशंस हैं। मिसाल के तौर पे आपने मार्कअप, मार्जिन, ये चीजें सीखी होंगी। नहीं, मार्कअप, मार्जिन पढ़ा हुआ है ना। तो इस तरह की चीजें रिवाइज भी करवानी है और कुछ टर्म्स सिखानी है। तो ये बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें अभी कोई चैप्टर ऐसा शुरू नहीं हुआ। अच्छा हाँ, एक दो और जरूरी नसीहतें, खासतौर पे जो ग्रुप्स में बैठे होते हैं। वैसे तो ओवर द सेशन आप देख लेंगे, आस्ता आस्ता इंशाल्लाह नसीहतों की तादाद बढ़ती भी जाएगी। कॉस्ट पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, कॉस्ट ही अच्छी पढ़ाऊंगा, लेकिन वैसे एडिशनल कुछ नसीहतें भी होंगी। लेकिन अभी कुछ जरूरी शुरू में बता रहा हूं। कुछ दोस्तों का ग्रुप होता है जो बहुत कूल समझते हैं अपने आप को, और यहां ना होते तो शायद स्टेट ड्रामे में काम किया करते, तो शुगर लगाना, जुगतियां लगाना। अब होता क्या है कि वो 3-4 दोस्त ना आपस में तो वो शुगर लगा रहे होते हैं, लेकिन उनके करीब बैठे हुए जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाह रहे थे वो डिस्टर्ब होते हैं। मतलब वो मेरी बात समझना चाह रहे होते हैं, लेकिन जो साथ वाली लाइन के बच्चे हैं वो चूंकि शोर मचा रहे हैं तो वो तंग होते हैं। तो इसमें भी बस गुजारिश कर रहा हूं कि ना करना यार ऐसे। जो शुगर लगाने बाहर चले जाएं आप, क्योंकि पढ़ तो रहे नहीं है और पेपर तो पास होना नहीं आपका। तो जो बाकी लोग हैं ना, वो उनको ना तंग करें। एक ये गुजारिश है, और दूसरी गुजारिश, यहां चूंकि एंड तक ये गर्ल्स का पूरा कॉलम एंड तक जा रहा है, और मैंने ये देखा है कि कुछ गर्ल्स भी, लेकिन ज्यादातर बॉयज में देखी मैंने बात कि वो क्रॉस कमेंट्स कर रहे होते हैं किसी के सवाल पूछने के ऊपर, किसी के वैसे किसी तरह के हुलिये के ऊपर। ये हरकतें बेटे मेरी क्लास में ना करना। हो सकता है आप जिस भी सोसाइटी से हो, जिस भी घराने से हो सकता है आप लोगों के लिए ये बात बहुत नॉर्मल हो सकता है आप पूरे पूरे ग्रुप्स हो, लेकिन मेरी क्लास में ये हरकतें नहीं करना। ये जो क्रॉस कमेंट्स है ना, ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस मामले में बहुत टची हूं, और कोई शिकायत इस मामले में पहुंचेगी मुझ तक तो मैं बड़ी अदब के साथ उन बच्चों को अपनी क्लास से बाहर कर दूंगा। मैंने नहीं, मुझे इस तरह के बच्चे नहीं पसंद है क्लास के अंदर। तो ये गंदे काम मेरे बच्चों को प्लीज नहीं करना। क्रॉस कमेंट्स नहीं होने चाहिए। बेशक आपकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच रही, लेकिन 4 लोग तो तंग हो रहे होंगे आपकी वजह से। चलो अपनी ना सही, किसी की तो बहन बेटे क्लास में बैठी है ना, किसी की तो है। तो इसलिए आप ये 2 कामों से परहेज करें, क्रॉस कमेंट्स नहीं करने, और जिन लोगों ने शुगर लगाना है वो आराम से कंटिन्यू बैठ के शुगर लगाएं। जो पढ़ने वाले बच्चे उनको तंग ना करें। एज लॉन्ग एज आप लोग पढ़ना चाहते हैं, मैं खुलूस से पढ़ाने को तैयार हूं। जो समझना है बच्चों पूछो, मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। चलिए जी, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बिजनेस की जिंदगी का मकसद प्रॉफिट कमाना। तो बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए क्या क्या कर रहा होगा? गुड्स बेच रहा होगा या सर्विसेज बेच रहा होगा। तो बिजनेसेस नॉर्मली क्या करते हैं? बिजनेस या तो गुड्स सेल कर रहे होते हैं या फिर सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं। अच्छा, वो जो गुड्स सेल कर रहे होते हैं वो भी आगे मजीद 2 तरह की हो गई बात कि गुड्स आती कहां से इनके पास। या तो ये ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं या ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं। जो ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, अच्छा ये ना इधर ज्यादा नीचे हो जाएगी बात, ये मैं अब यहां से आगे वहां करता हूं, ठीक है? यहां से आगे शाखे में यहां बढ़ाने लगा, इससे आगे चल रहा हूं मैं। जो ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं ये गुड्स बेचते हैं। आती कहां से इनके पास है? ट्रेडिंग बिजनेस। ये खरीदते हैं, तो इन्होंने गुड्स एज इट इज खरीद के आगे बेच देनी होती है। ये ट्रेडिंग बिजनेस है। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो होता है जो गुड्स, जिनको हम आइंदा प्यार से फिनिश गुड्स भी कहा करेंगे, ये बेचता है, लेकिन ये गुड्स खरीदता नहीं है, बनाता है। अच्छा, बनाता कैसे? एम ही बस हवा से बना लेता है? नहीं, कुछ ना कुछ तो खरीदता होगा। तो वो जो कुछ ना कुछ खरीदता है वो इससे कच्ची शक्ल होती है, इसलिए उसको कहते हैं रॉ मटेरियल, जिसको आइंदा हम कभी प्यार से आरएमबी लिख रहे होंगे। अब ये जो रॉ मटेरियल खरीदता है, तो फिर इस रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजारता है, तो गुड्स बनती हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस क्या कर रहा है? ट्रेडिंग बिजनेस गुड्स खरीद के बेच रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रॉ मटेरियल खरीदता है, उसको एक प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजार के गुड्स बनाता है, फिर वो गुड्स बेचता है। और हमने कॉस्ट में ज्यादातर जो सीएमए का कोर्स है
ये ज्यादातर डिजाइन हुआ है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, ज्यादातर सर्विसेज तकरीबन ना होने के बराबर होंगी इसमें। हाँ, ट्रेडिंग बिजनेस कहीं ना कहीं जरूर होगा। ज्यादातर सीएमए का जो कोर्स है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को डिस्कस कर रहा होगा ज्यादातर। ये ना लिखें, फिर मैन्युफैक्चरिंग वाले को मैं और खोलता हूं। यहाँ तक आउटेड। अच्छा, ये ना ऑनलाइन वालों के लिए एक और नसीहत, ये चूंकि दूसरा ही लेक्चर है तो ये मेरा ख्याल है ये तो अनकरीब सुन ही लेंगे आप। बाकी लेक्चर 40 तो हो सकता है आप 4 महीने बाद सुने, लेकिन ये तो शायद सुन लेंगे। ग्रुप में ना कोशिश ये करना कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात पूछे, और सवाल बाकी लोग एक दूसरे को जवाब देना चाहें, बहुत अच्छी बात है, जरूर दें। मैं कोशिश पूरी करता हूँ ग्रुप देखता रहूं, और बल्कि साथ साथ देख ही रहा होता हूँ, कोशिश करता हूँ जवाब भी देता रहूं। लेकिन जब आप करते हैं ना कि आप इसमें जुगते लगाना, या एक ही बात हर 5 मिनट बाद बार बार करना, फिर अगर मैंने कोई मजाक कर दिया तो उस पर एक बच्चा जवाब में एक स्माइली बनाएगा, फिर दूसरा स्माइली बनाएगा, फिर तीसरा बनाएगा, फिर उसके आगे स्पीकर दो, चलने शुरू हो जाते हैं। फिर मैं कोई बात कर दूंगा तो यस सर, जी सर, हाजिर सर, ये मैसेजेस चलने शुरू हो जाते हैं। तो इससे ना रश लगता है। अब उस रश से क्या होता है, मुझे रोज जब 100, 150, 100 मैसेजेस नजर आएंगे तो मैं उनको कैसे सुनूंगा, देखूंगा। और वॉइस मैसेजेस में नहीं एंटरटेन करूंगा, लिख के करना। आई हैव रीजंस, लेकिन बस लिखे हुए मैसेज तो। और अभी शुरू में ना आप बहुत जज्बाती हो रहे होंगे कि लेक्चर क्यों नहीं अपलोड हो रहा, कितने बजे लेक्चर अपलोड होगा, कोई भाई बताए कितने बजे अपलोड होता है, ये कोई तरीका है पैक की मैनेजमेंट का, ये क्या 4 बजे का था अपलोड करने का, अभी तक अपलोड क्यों नहीं हुआ। तो ये एक मेरा ख्याल 1 हफ्ता बहुत है, उसके बाद आप 7-7, 8 लेक्चर आराम से पीछे हो जाएंगे। तो बस रुको जरा, सब्र करो, हो जाएगा अपलोड। और अगर ज्यादा टेंशन है तो आप ऐसा करें, एक दिन पोर्टल ना देखें, यानी मैंने लेक्चर 1 करा दिया ना, अब आप 2 दिन, 1 दिन खामोश रहें, उसके बाद से पोर्टल खोलना शुरू करेंगे तो आपको रोज लेक्चर मिल गया हुआ करेगा। तो इसलिए आप ज्यादा इस बात पे ना रश ना मचाएं ग्रुप में, और इस बात की टेंशन ना लें कि क्यों नहीं लेक्चर अपलोड हो रहा, 4:30 का टाइम दिया हुआ था, कब से मैं पोर्टल खोल के बैठा हूं। तो इसकी ना इतनी टेंशन ग्रुप में ना मचाएं। ये नोटेड, बता दूं। अब मैं ना इस चीज को और खोलने लगा, ये वाली, इसको मैं और डिटेल से बताता हूं। श्याम, वहां माइक है क्या? यानी किसी बच्चे ने पूछना हो तो कैसे पूछेगा? हैं? अरे मैं नीचे रूम वालों से पूछ रहा हूं। आप अपने लिए कह रहे हैं तो मुझे तो आपकी आवाज क्लियर आ गई है क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं यार, इशारे में बता दे भाई, किसी काम में लग गए। मैसेज करके बता रही हो मुझे? अच्छा ठीक, क्या नहीं है? अच्छा ठीक। अच्छा, मैं ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को ही और एक्सप्लेन कर रहा हूं। बिजनेस रॉ मटेरियल खरीदेगा तो चलो किसी प्रोडक्ट की मिसाल ले लेते हैं, कोई सादा सा प्रोडक्ट बना लेते हैं। कौन सा बना लें? हैं? मार्कर बना लें? चले मार्कर बना लेते हैं। के लिए चाहिए प्लास्टिक है, तो एक एक मार्कर बनाने के लिए प्लास्टिक दौड़ता जा रहा बंदा, एक एक मार्कर का प्लास्टिक ले आया, फिर और का ले आया, फिर और का ले आया। अच्छा चलो और सादा करते हैं, तंदूर से रोटियां खरीदी हो कभी?
तो तंदूर वाले के पास रोटी बनाने के लिए आटा कहां से आ रहा है? पीछे खेत पे लगे हुए हैं, वहां गंदुम काटता है, वो उसी को पीस करके तो लिया था तंदूर पे। हैं, क्या करते होंगे? आटा खरीदते होंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा सा आटा खरीद के लाके एक पेड़ा बन गया, अब वो दूसरा आटा उठा के ला रहा है, ऐसे खरीदते होंगे। फिर पूरे पूरे बैग खरीदते होंगे। तो बिजनेस ने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए यकीनन कोई ना कोई स्टोर बनाया होगा, तो उसको कह लेते हैं रॉ मटेरियल स्टोर। अब इस रॉ मटेरियल ने परचेज होके पहुंच जाना है। ये रॉ मटेरियल परचेज होके रॉ मटेरियल स्टोर में आ गया। फिर इसके बाद मुख्तलिफ मशीनें हैं। चलिए, अब तंदूर तो सिंपल हो गया। लेदर की कोई जैकेट बना लेते हैं, तो अब उसमें लेदर, सुन लो पहले, मैं चुप कर जाता। अच्छा, लेदर खरीद लिया। अब उस लेदर से जैकेट बनने तक एक ही बंदा बैठा होगा जो उसी की कटाई करेगा, उसी को सिएगा बैठ के। और तो बहुत ज्यादा जैकेट्स बननी है चूंकि, तो उसमें फिर क्या होगा कि मुख्तलिफ मशीन्स होंगी, पूरे पूरे हॉल्स मुख्तलिफ होंगे उन मशीनों के, तो वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। उस सब को मिला के मैं प्रोडक्शन प्रोसेस कह देता हूं। अब इन मशीनों में जो चमड़ा इन मशीनों में आना है, वो कहां से आएगा? ये स्टोर से। तो इस स्टोर से ये जो मटेरियल इशू होगा प्रोडक्शन प्रोसेस को, मैं इसको कह देता हूं मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा। मटेरियल कंज्यूम हो गया। फिर अच्छा, इसके लिए ना हम एक नाम अगले टॉपिक्स में कहीं इस्तेमाल किया करेंगे, डायरेक्ट। ये मैं भी कुछ देर तक समझाता हूं ये क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल समझाऊंगा अभी। आ गया चमड़ा मशीनों के अंदर। अब और भी तो खर्चे होंगे ना? नहीं, क्या खर्चे होंगे? हैं, वर्कर्स हैं, उनकी वेजेस हैं, और मशीनों की बिजली का बिल है, मशीनों की मेंटेन, बहुत सारे खर्चे होंगे। तो अब मजीद खर्चे होंगे बाकी लोग भी तसल्ली से चेक कर लें, देख लें मोबाइल, कोई नहीं की तो कॉल करके पूछ लें क्या हुआ, कॉल नहीं आई, इतनी देर हो गई। हाँ जी, नजर नहीं आ रहा? ब्लर है, किसको नजर नहीं आ रहा? रेहान, ये देखो यार क्या मसला है, काफी सारे बच्चे कह रहे हैं। देखो जरा स्क्रीन पे। अच्छा, देख के सही ना यार। हाँ जी, सही है। अरे मैं तो नजर ही नहीं आ रहा। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस, मटेरियल कंजम्पशन, सब तो सब नजर आ रहा है। नहीं नहीं, नजर आ रहा है मुझे। अच्छा अच्छा, चलो मैं ना बोल भी दिया करूंगा क्या लिख रहा हूं। अगर उसकी अगर डिस्प्ले बढ़ाना है तो इसकी भी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, तो उसका फोकस चेंज करना पड़ेगा। तो पूछो किसी से। नहीं, ये ठीक है, लेकिन उसका डिस्प्ले होना है चेंज, के नहीं होना? यार वैसे ना मुनासिब है, इसको आप और बढ़ाएंगे ना तो वो फिर जूम आउट कर देंगे, तो फिर वो जूम इन कर देंगे ना, तो फिर आपके पास बार बार कैमरा इधर उधर मूव करना पड़ेगा। चल जाएगा काम, ठीक है, वैसे सही है। अच्छा, अब ना बाकी सारे खर्चे भी होंगे, और ये सब खर्चे होने के बाद वैसे तो आगे इन पे फिर बात होनी है, ऐसे ही बस कुछ नाम बताने के लिए। इन अदर खर्चों की कोई मिसाल अभी दी है इतनी सारी है? लेबर कॉस्ट, पावर, फ्यूल, नहीं ट्रांसपोर्टेशन नहीं, फैक्ट्री के अंदर की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पावर, और इंस्टॉलेशन किस चीज की? रिपेयर मेंटेनेंस हो गई, डेप्रिसिएशन हो गई। चलिए, बहुत है इतनी मिसालें। डेप्रिसिएशन काफी है, काफी है। ये सारे खर्चे हो रहे हैं, और इसका आउटकम क्या बन रहा है?
प्रोडक्ट बन रहा है तो इससे फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं और प्रोड्यूस होके मशीन की दूसरी साइड पे कस्टमर खड़ा हुआ कैश पकड़ने के लिए, कस्टमर चीजें लेके जा रहे हैं, तो ये चीजें बनती जा रही हैं और इनको भी संभाल के कहीं रख रहे हैं। उसको वेयर हाउस भी कहते हैं, उसको स्टोर भी कहते हैं, फिनिश गुड स्टोर कह लेता हूं मैं। तो इस स्टोर में जो चीजें प्रोड्यूस हुई वो यहां पर आ गई, फिर उसके बाद क्या करें इन चीजों का, आगे डिस्ट्रीब्यूट सेल हो जाएंगी, तो यहां से आगे फिर चीजें सेल हो जाएंगी। तो हम कॉस्ट में जहां भी फैक्ट्री की बात करेंगे, फैक्ट्री, तो इस चीज को हम फैक्ट्री कहां करेंगे, ये फैक्ट्री से बाहर है, इसको हम लोग फैक्ट्री बोलेंगे। यानी रॉ मटेरियल का स्टोर और सारे प्रोडक्शन हॉल ये सब फैक्ट्री है। फिनिश गुड्स फैक्ट्री के अंदर काउंट नहीं किया जा रहा होता। ऐसा नहीं है कि अगली गली में बनाया होगा, सिर्फ कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूं कि इसको फैक्ट्री से बाहर की चीज समझा जाता है कैलकुलेशंस के लिए। तो रॉ मटेरियल का स्टोर, प्रोडक्शन के सारे हॉल्स, इस सब को हम फैक्ट्री कह रहे होंगे। ये नोटेड, चलो आगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अंदर गर्मी थी तो उसको बाहर कर दिया इन्होंने। मैंने कहा कि फिजिकली ना इस बिल्डिंग में ही होता होगा, जरूरी नहीं कि अगली गली में होगा, लेकिन कैलकुलेशंस के अंदर चूंकि ये प्रोडक्शन होने के बाद की चीज है, तो हमने प्रोडक्शन से रिलेटेड जब खर्चे कैलकुलेट करने होते हैं तो इसको बाहर रखते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन के बाद की चीज है ना ये। जी जी, उसको क्या करूं, फैक्ट्री के खर्चों में वो काउंट नहीं होगा। जो फिनिश गुड्स के स्टोर का खर्चा है ये फैक्ट्री के खर्चों में नहीं होगा काउंट। इसको हम करेंगे आगे बात, इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ाना है, वहां होगी ये बात डिस्कस। फिनिश गुड्स के स्टोर, फिनिश गुड्स का खर्चा प्रोडक्शन के खर्चों से बाहर की चीज है, इसलिए मैंने इसको फैक्ट्री से बाहर कहा है। अच्छा, बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं उन खर्चों को मुख्तलिफ क्लासेस में बांट लेते हैं। इसको मैं अब कह देता हूं, मैं आपको कुछ खर्चों की टाइप्स बताने लगा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स कह देते हैं। और यहां पर जो वर्ड कॉस्ट लिखा है ना, इससे मुराद एक्सपेंसेस हैं, यानी प्लांट की कॉस्ट नहीं है मुराद। FAR 1 पढ़े हुए लोग हैं ना, बल्कि खैर इंट्रो में भी प्लांट की कॉस्ट तो पड़ी होती है। तो यहां पर मैंने जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट लिखा है, मैं बेसिकली बिजनेस के एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। खर्चों को मुख्तलिफ टाइप्स में अगर हम बांटना चाहें, कुछ टर्म्स सिखानी है आपको, कुछ टर्म्स सिखाने लगा हूं। तो अगर बिजनेस के खर्चों को हम मुख्तलिफ टाइप्स में बांटें, इससे पहले मैं आपको ना बिजनेस के मुख्तलिफ फंक्शंस बताता हूं। जैसे आपने कॉलेज सर्विसेज वाला एक बिजनेस है, बिजनेस है भारत, तो आपने एडमिशन लिया, तो वो मैं ही था जिसको आपने फॉर्म जमा कराया, फिर मुझे ही पैसे दिए, फिर मैं ही बाहर गार्ड पे था, बेटे कार्ड दिखाए है, टॉयलेट के बाहर मैं खड़ा हूंगा, छोटा 5 रुपए बड़ा 10 रुपए है, तो मैं ही हूं सब है, नहीं ना। तो एडमिशन के लिए और लोग थे, फिर पैसे देने थे तो वो कोई और कैश ऑफिस था, मार्केटिंग में जिन्होंने घेरा होगा आपको वो और लोग होंगे, और टीए स्टाफ डिफरेंट लोग होंगे, क्लासरूम टीचिंग टीचर और लोग हैं, फिर ये जो कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये टेक्निकल स्टाफ और लोग हैं, फिर वो जो साहब आए थे पानी देने के लिए मुझे, वो ऑफिस सपोर्ट स्टाफ और लोग हैं। तो बिजनेसेस अपने काम करने के लिए मुख्तलिफ फंक्शंस बना लेते। तो बिजनेस के नॉर्मली क्या क्या फंक्शंस हैं जो आपने अभी तक इंट्रोडक्शन टू बिजनेस भी पढ़ा। एक किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते होंगे, क्या क्या फंक्शंस होते होंगे। ठीक है, मार्केटिंग, ओ एक मिनट हौसला, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस कर लेते हैं, IT आ गया जी, अकाउंटिंग चलो खैर फाइनेंस ही हो गया, और है सेल्स कर लेते हैं, चीजें सेल कर देते हैं,
सेल का डिपार्टमेंट हो सकता है, जो खरीदा करते हैं चीजें उनको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, जो सबको सपोर्ट कर रहे होते हैं उनको एडमिन कहते हैं। ये सारे ना बिजनेस के मुख्तलिफ फंक्शन हैं। जैसे अगर कॉलेज से मैं रिलेट करूं तो मार्केटिंग का एक अलग फंक्शन है जो स्टूडेंट को कॉल्स करते हैं, मुख्तलिफ मैसेजेस ग्रुप में कर रहे होते हैं। एडमिशन के लिए वो एक सेपरेट स्टाफ है रिसेप्शन पे जो बैठे हुए हैं। कैश एक अलग ऑफिस है जो फॉर्म जमा करते हैं। कोऑर्डिनेशन अलग है जो स्टूडेंट्स को रजिस्टर करने के बाद उनको मैसेजेस कर रहे होते हैं, स्केड्यूल्स बता रहे होते हैं। रिकॉर्डिंग के लोग आईटी टीम अलग होगी, टीए डिपार्टमेंट अलग होगा, टीचिंग स्टाफ। तो हर बिजनेस ने अपने काम करने के लिए मुख्तलिफ फंक्शंस बनाए होते हैं। और क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहा हूं तो एक डेफिनेटली प्रोडक्शन फंक्शन भी होगा। जनरली ये वाली जिम्मेदारी फैक्ट्री के हवाले की होती है और ये सारी जिम्मेदारियां हेड ऑफिस के हवाले होती है जनरली। किसी भी बिजनेस में जनरली, क्योंकि इन कामों के लिए ना शहर सूट करता है, बैंक्स करीब हैं, लोगों की रिहाइश करीब है, इस काम के लिए आबादी से दूर जगह सूट करती है। तो इसलिए ये वाला काम इसके सुपुर्द हो गया, ये सारे काम जनरली हेड ऑफिस या ऑफिस के सुपुर्द हो गए। तो बिजनेस जितने भी खर्चे यहां कर रहा होगा उनको हम प्रोडक्शन कॉस्ट्स कह रहे होते हैं, यानी यहां होने वाले खर्चे प्रोडक्शन कॉस्ट्स कहला रहे होते हैं। और इन सब कामों में होने वाले खर्चे ऑपरेटिंग कॉस्ट्स कहला रहे होते हैं। बिजनेस के अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं कि बस ये 6 ही हैं, मैंने अभी मिसाल लिखी है, 2 और भी हो सकते हैं। बिजनेस ने जो भी काम करना है अच्छे तरीके से हो जाए उसके लिए मुख्तलिफ फंक्शन, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। ये सारे काम ऑफिस और इस काम के लिए फैक्ट्री जो कि शहर से दूर होती है कहीं, तो यहां जो भी खर्चे हुआ करते हैं उनको हम प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट कह रहे होंगे। जो बाकी कामों में खर्चे हैं वो ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं। तो एक तो ये फंक्शंस की पहचान, और उसके मुताबिक मैंने ये 2 नाम बताए, ऑपरेटिंग कॉस्ट और जो FR1 पढ़े हुए हैं या इंट्रो में भी शायद सुना हो, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, वो सब यही होते हैं। चलें ये इधर फंक्शंस इतना रिकॉर्ड करें, फिर मैं क्लासिफिकेशन में ही बात और आगे बढ़ाता हूं। इसी से उसकी भी चेंज होगी हाशिम, उसकी भी इसी से चेंज होगी या बोला? अच्छा ये नोटेड। बल्कि चलें बस, बाकी मैं यहां से कल कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।